हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम होगा स्टिकी नोट्स रिवाइज थीम। ठीक है, बैकग्राउंड से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। जब आप नोट्स बनाते हो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, चाहे वो लाइब्रेरी में हो या आपके घर में हो। ठीक है, सेटअप ऐसा रहता है, टेबल लैंप वगैरह, तो उसी को बेस मान के बेसिकली ये शुरू किया गया है। बाकी इसमें होगा क्या, तो आपके जो एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो, वहां पर जो बार बार मतलब टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी के नाम रखा है रिवाइज थीम। जैसे चार्टर एक्ट हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हो गया, इन सबसे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सारे नोट्स को हम, ये सारे जो टॉपिक हैं, इन्हें पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में। मेरे पास इतना अभी फिलहाल वक्त नहीं है कि मैं इसको टाइप कराऊं फिर उसके बाद आपके लिए लाऊं। तो जो मेरे अपने खुद के नोट्स हैं जो हैंड रिटन फॉर्म्स में है, मैं आपको उससे ये चीजें कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यार वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी यार जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से आगे की ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू की जाएगी। वो हर सब्जेक्ट से टॉपिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी से, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी होगा वो आपके सामने ऐसा लाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आइए देखते हैं। तो पहले जैसे आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सारी कहानी शुरू होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कंपनी को यहाँ से रेगुलेट करना शुरू हुआ। उसके बाद पिट्स आता है, ठीक है, फिर चार्टर एक्ट आते हैं काफ़ी सारे, और फिर जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो है नियंत्रण कंपनी से हटके किसके पास पहुंच जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। और फिर जो एक्ट आते हैं वो आते हैं भारतीय शासन अधिनियम के नाम से। ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, ये 1773 लिखा है। तो इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पर पहली बार इसमें क्या हुआ है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर मान्यता मिली है। फिर भारत में जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी नींव कहाँ से पड़ती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। फिर इसके बाद आप ये देखो, जो बंगाल का गवर्नर था, अब ठीक है, अब क्या हो गया है, गवर्नर जनरल हो गया है। पहले जिसको हम बंगाल का गवर्नर बोल रहे थे, अब क्या हो गया है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ये जीजी मतलब गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना कि स्पेल तो इसको जे से करते हैं, तो याद रखना अब गवर्नर जनरल हो गया है। बाकी जो पहला था, ठीक है, पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल थे वो अब किसके अधीन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे होता है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही वो अगर भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत ले रहे थे तो उस पर भी रोक लगा दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। फिर यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है। इसमें क्या है कि कंपनी का राजस्व, नागरिक, सैन्य मामला, ये सारी जानकारी किसको देना है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको देना नेसेसरी कर दिया जाता है कि आप कंपनी की राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी है वो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे। 1774 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब आया, 1774 में आया। किसके थ्रू आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आया। ठीक है, और कहां, कलकत्ता में। ठीक है, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे था। और जो तीन अन्य न्यायाधीश थे इनमें, ये एक था चैम्बर्स, दूसरे थे लिमिस्टर और तीसरे थे हाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, उनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। फिर आ जाता है एक्ट ऑफ 1784 जिसको आप पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हो। तो आप ये भी आपने याद रखना, आप ऐसे याद रखते हो कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। हो सकता है पूछ ले कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था, तो ये 1784। ठीक है, सन भी याद रखना आपने। इसे जो है ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें क्या हुआ, ये जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग हो जाते हैं। तो जो राजनीतिक मामले होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ठीक है, राजनीतिक मामले चले गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान किसके अंतर्गत आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत आता है। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होते थे, तो 6 सदस्य होते थे। फिर जो व्यापारिक मामले थे, ठीक है, व्यापारिक मामले, अगर कोई फैक्ट्री होती है उसमें क्या होता है, मान लो कोई कोचिंग है, कोचिंग एक व्यापारी तो बन गया अभी, तो कोचिंग है, व्यापार है, ऐसे समझो। उसमें क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसके लिए क्या बन गया, एक निदेशक मंडल बन गया। तो ये जो व्यापारिक मामले हैं ये क्या बन गए, इनके लिए एक निदेशक मंडल बन गया, ऐसे याद रख सकते हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक व सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करता था। किनका करता था, जो नागरिक कार्य थे, जो सैन्य कार्य थे और जो राजस्व कार्य थे, इन सबका अधीक्षण व नियंत्रण करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत में जो कंपनी का अधीनस्थ क्षेत्र था, यानी जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, उसको अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आया सब 1784 के थ्रू। फिर गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। तो ये एक याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों में प्रशासन व पूर्ण नियंत्रण किस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत।
फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार है, ठीक है। मतलब विशेष परिस्थिति में यहां पर जो परिषद की बात हो रही है, इसी परिषद के निर्णयों को ना मानने का अधिकार मिल गया एक्ट ऑफ 1786 से, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786 से ये हुआ, और यहां से ही कमांडर इन चीफ का एक पद आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ का पद आता है एक्ट ऑफ 1786 से। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1793 यानी चार्टर एक्ट 1793। इसमें हुआ कि भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया। मतलब कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। फिर बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, ये प्रावधान आता है चार्टर एक्ट 1793 से, और इसी की बात जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ में की थी, ठीक है। फिर अगला है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। मतलब आपने ये देखा कि 1793 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 में। फिर जब 20 साल हो गए, मतलब 1813 में आए, तो क्या हुआ कि भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। अब जो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग करेंगे, सारे ब्रिटिश व्यापारी अभी यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। लेकिन चाय तथा चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार माना गया, ठीक है। तो ये याद रखना। अब चाहे इसको ऐसे पढ़ लो कि चाय तथा चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, या ऐसे याद कर लो कि चाय तथा चीन के व्यापार पर तो कंपनी का अधिकार था, एकाधिकार था, लेकिन जो भारत में और अन्य चीजों में कंपनी का एकाधिकार था वो खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर आगमन होता है, ठीक है। 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, और स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तिगत पर कर लगाने का अधिकार मिलता है चार्टर एक्ट 1813 से। कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की जो वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान है वो किससे आता है, वो आता है चार्टर एक्ट 1813 से। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है चार्टर एक्ट 1813 से। फिर बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या था। तो यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब क्या हो जाता है, ये भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब क्या हो गया है, भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। मद्रास व बंबई के गवर्नर विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित कर दिए गए। तो ये सारा जो प्रावधान आता है ये आता है चार्टर एक्ट 1833 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय संबंधी गतिविधियां अब जो है वो समाप्त कर दी गई, ठीक है। ये जो व्यापारिक निकाय संबंधी गतिविधियां समाप्त होती हैं वो कहां से होती हैं, चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। जीजी मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल, इस यहाँ पहले भी बोला था, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। जीजे अब ऐसे कर लो। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में असीमित अधिकार मिल जाते हैं विधायिका के। तो याद रखना है आपने कि गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में असीमित अधिकार मिल जाते हैं विधायिका के, और कंपनी अब क्या हो जाती है, मात्र एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट निकलेगी आपके लिए कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया पर हो नहीं पाया। तो यहां पर यह पहली बार प्रयास हुआ था कि एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो सिविल सेवकों के लिए, पर यह प्रयास पूरा नहीं हो पाया, और यह प्रावधान किसमें था, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। फिर यहां पर ही विधिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। प्रथम विधि सदस्य कौन थे इसमें, लॉर्ड मैकाले थे। 1833 के अंतर्गत प्रावधान आता है। पर ये जो प्रथम विधि सदस्य था इसका क्या अधिकार था, ये परिषद की बैठक में भाग तो ले सकता था लेकिन मतदान नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा इंफो यहां पर आपको रखनी है, ठीक है। फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ। तो ये जो विधि आयोग का प्रावधान आया ये तो आया चार्टर एक्ट 1833 से, लेकिन जो विधि आयोग का गठन हुआ, ठीक है, वो कब हुआ है, वो हुआ है 1834 में। अब ये इसमें कितने मेंबर थे, तो 4 मेंबर थे, ये आपको याद रखना। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था चार्टर एक्ट 1833 से, और फिर 1843 में दास प्रथा समाप्त हो जाती है एलन बरो के प्रयासों से। अगला है चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या होता है, पहली बार, ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल, जी लिख देता हूं यहां पर, पहली बार जो गवर्नर जनरल है इसके विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। विधायी कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं चार्टर एक्ट 1853 से। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद होती है जिसको भारतीय विधान परिषद कहा जाता था, या इसको छोटी संसद, ठीक है, अका छोटी संसद यानी ऑल्सो नोन एज। तो ये भी था कि गवर्नर जनरल की एक नई विधान परिषद का गठन होता है। सिविल सेवकों के लिए भर्ती व चयन हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये किससे प्रारंभ होती है, चार्टर एक्ट 1833 से शुरू हो जाती है, जबकि इसके लिए जो प्रयास हुआ था वो 1833 में हुआ था। एक मैकाले समिति बनती है भारतीय सिविल सेवा के लिए, कब बनती है, 1854 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मैकाले समिति 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, ठीक है,
पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1853 से। फिर अगला है भारत शासन अधिनियम 1858, यानी यहां से क्या हुआ, अब चार्टर हट गया, अब जो कंपनी का जो शासन था वो बेसिकली किसके पास चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश महारानी के पास चला गया 1857 की क्रांति के बाद। तो अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई, गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां किसके पास चली गई, ब्रिटिश राजशाही के पास। ठीक है, भारत का शासन सीधे महारानी के हाथों में आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 में। गवर्नर जनरल अब यहां पर क्या हो जाता है, ये भारत का वायसराय हो जाता है। तो याद रखिएगा, पहले जो गवर्नर जनरल बोला जा रहा था भारत का, ठीक है, अब क्या हो जाता है, वो भारत का वायसराय। और ये प्रावधान आता है भारत शासन अधिनियम 1858 से। भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। फिर आपने देखा था नियंत्रण बोर्ड था और निदेशक बोर्ड था, इन दोनों का प्रावधान जो है ये समाप्त कर दिया जाता है। ये किससे समाप्त होता है, भारत शासन अधिनियम 1858 से। भारत के राज्य सचिव करके एक नया पद सृजित किया जाता है। तो ये जो राज्य सचिव का पद आता है ये आता है भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 से। ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जिसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होता था। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद थी। भारत सचिव अगर जो काम करेगा उसकी सहायता के लिए क्या हुआ, एक 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई जिसका नाम क्या था, भारत परिषद। ठीक है, यह शासन कार्य में परामर्श और सहायता देती थी, किसको, राज्य सचिव को। तो चलिए आगे भारत परिषद अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ है, यहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाने लगा। ठीक है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, ये जो प्रावधान आया ये आया भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये अधिनियम, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आगे आपको पॉइंट समझ में आएंगे। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों का विधान परिषद में मनोनयन किया। ठीक है, अब कब किया है, 1862 में, और कहां किया है, भारतीयों का विधान परिषद में मनोनयन हुआ है। और ये 3 कौन थे, एक तो इसमें बनारस के महाराजा थे, दूसरे पटियाला के महाराजा थे, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये 3 नाम आपने याद रखना है, बनारस, पटियाला के महाराजा और उसके अलावा सर दिनकर राव। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य भी शामिल हुआ। तो आपने जब वहां पर देखा था तो ये देखा था कि 4 सदस्य थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1861 से विधि आयोग में एक और सदस्य जोड़ दिया गया, 5वां सदस्य। यहां से ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव आती है ये कहां से शुरू होती है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। फिर मद्रास व मुंबई को विधायी शक्तियां देकर इसका पुनः विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, तो मद्रास और मुंबई को जो है अपनी विधायी शक्तियां मिल जाती हैं 1861 के एक्ट से। पोर्टफोलियो आपने बहुत पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की जो शुरुआत हुई है वो 1861 के एक्ट से हुई है, और किसके द्वारा शुरू किया गया है, कैनिंग के द्वारा। ठीक है, फिर वायसराय को अध्यादेश की शक्ति भी यहीं से प्राप्त होती है। तो ये भी आपको याद रखना, पोर्टफोलियो भी पूछा गया है, दोनों पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव याद रखिएगा, 3 भारतीय शामिल हुए। ठीक है, पोर्टफोलियो आया, फिर वायसराय को अध्यादेश की शक्ति जो 6 माह तक प्रभावी थी। ये सारे जो हमें मिलते हैं ये मिलते हैं 1861 के, ठीक है, एक्ट से। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में यहां पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके गैर सरकारी को बजट पर बहस व कार्यपालिका में उत्तर का अधिकार मिलता है। तो ये जो गैर सरकारी हैं, ठीक है, इनको क्या है, बजट पर बहस का अधिकार मिल जाता है और कार्यपालिका में उत्तर का अधिकार मिल जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान। ठीक है, तो यहां से आप ये समझ लीजिए जो निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है ये किस में है, ये प्रावधान है भारत परिषद अधिनियम 1892। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा गया है निर्वाचन पद्धति का आरंभ ये भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर अगर हम आगे देखें भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हो। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे। तो जो मार्ले थे वो थे राज्य सचिव। ठीक है, राज्य सचिव जो थे वो मार्ले थे, और अगर हम मिंटो की बात करें तो ये उस टाइम पे भारत में वायसराय था। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में यहाँ पर व्यापक वृद्धि होती है। ठीक है, केंद्रीय परिषद में पहले सदस्य 16 थे, अब कितने बढ़ा दिए गए हैं, 60 कर दिए गए हैं केंद्रीय परिषद में, याद रखिएगा। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति हो गई। तो केंद्रीय परिषद में क्या हुआ, जो सरकारी बहुमत थे उनकी अनुमति मिल गई, लेकिन जो प्रांतीय परिषद थे उनमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। अनुपूरक प्रश्न यहां पर आया। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता था। बजट पर संकल्प, ये जो 2 चीजें आई हैं ये आई हैं मार्ले मिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। यहां पर ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है।
पृथक निर्वाचन आधार पर मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहीं से माना जाता है, शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो ये जो पृथक निर्वाचन आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, ये कहां से आ जाती है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार से। जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है, अब जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन माना जाता है? मिंटो माना जाता है, जो कि उस टाइम का वायसराय था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 की, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पर चेम्सफोर्ड कौन था? ये वायसराय था, और जो मॉन्टेग्यू था ये था भारत सचिव या राज्य सचिव, जो भी कह लो। इसमें क्या आता है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, ठीक है, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना हमें देखने को मिलती है, वो ये प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1919 के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार मिल जाता है, यानी जो सूचियां उनके अंडर में है उन पर वो अधिकार बना सकते हैं। प्रांतीय विषय को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। क्या हुआ? एक तो हुआ हस्तांतरित, एक हो गया हस्तांतरित। अब इसमें कौन कौन से विषय थे ये पूछा गया, वैसे यूपीएससी ने भी पूछा है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि उस टाइम जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे उसमें क्या क्या था। तो हस्तांतरित में था एक तो स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गई और स्वास्थ्य। अब इसमें क्या था? इसमें गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता था, ठीक है। जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता था, और उसमें थे क्या? स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य हो गया। फिर आरक्षित, अब ये जो आरक्षित थे विषय, ये गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था, ठीक है। यानी हस्तांतरित जो विषय थे वो गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, और जो आरक्षित थे वो गवर्नर कार्यपालिका की परिषद से करता था। और इसमें आरक्षित विषय कौन थे? राजस्व था, न्याय था, वित्त था और पुलिस, ठीक है। ये सारे जो विषय थे ये आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, विषय पूछे भी गए हैं तो ध्यान रखिएगा। शासन की दोहरी व्यवस्था या प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था शुरू होती है वो आती है भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। तो पहली बार जो देश में द्विसदनीय व्यवस्था आती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये आती है भारत परिषद अधिनियम 1919 के थ्रू। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, ठीक है, इनकी जो कार्यकारी परिषद है इसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आपने जो यहां पर देखा था 1909, इसमें क्या हुआ था? जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व था और मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग था। यहां पर इसका विस्तार किया गया, और यहां पर किसके लिए हो गया? सिखों का हो गया, भारतीय ईसाइयों का कर दिया गया और आंग्ल भारतीयों का, ठीक है, पृथक निर्वाचन कर दिया गया। महिलाओं को जो चुनाव का अधिकार मिलता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी पूछा है और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो महिलाओं को चुनाव का अधिकार मिलता है वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिलता है, ठीक है। इसके अलावा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन होता है, कब होता है? 1926 में। ये आपको और याद रखना है, लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1926 में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और आपको पता होगा एक लोक लेखा समिति आती है 1921 में, ठीक है, 1921 में ही लोक लेखा समिति आती है, आपको अगर आइडिया हो, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। पहली बार राज्य का बजट केंद्रीय बजट से अलग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय बजट से राज्य का बजट अलग किया गया, ये प्रावधान किसके अंतर्गत आया? तो भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। एक तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान हुआ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाता है और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये जो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फिर आपने ये देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, जो कि शुरू कहां हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 35 में आके समाप्त हो जाता है। फिर जो केंद्र में द्वैध शासन शुरू होता है, ये शुरू होता है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की जाती है, और ये कहां से आता है? ये आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिलता है, ठीक है, ये जो 10% जनसंख्या है उस टाइम की, उसको मताधिकार मिल जाता है, और ये आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ठीक है, ये आपको आइडिया होगा। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान। तो ये जो संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान आता है, ये किससे आता है? 1935 के एक्ट से आता है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। तो जो संघीय न्यायालय आता है वो कब आता है? 1937 में। और अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब ये जो संघीय न्यायालय बना, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस क्वेयर, ठीक है। कौन थे? मॉरिस क्वेयर थे। और यहां पर भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। भारत परिषद आपने अभी देखा था जो सलाह के लिए दी गई थी,
ठीक है, राज्य सचिव को सलाह करने के लिए दी गई थी। तो ये जो भारत परिषद समाप्त कर दी जाती है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको आप आखिरी तक पहुंचते हुए छोड़ देते हो, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है, डेट याद रखना, 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हुआ, ठीक है, प्रस्तुत हुआ 4 जुलाई 1947 को, जो एक्सेप्ट हुआ वो 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना होती है, ठीक है। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ये जो प्रावधान था, हो सकता है आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओ कि भाई आजाद हो जाएंगे तो फिर ये इंग्लैंड का सम्राट इनकी नियुक्ति कौन करे, क्यों ही करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें एक प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, और जब तक इनका ये कहा गया कि भाई जब तक तुम्हारा संविधान नहीं बन जाता है तब तक ये जो 1935 का एक्ट है उसके तहत कार्य कर लो, ठीक है। विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। ये सारी चीजें कही गई, और इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक हमसे साझा कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, धन्यवाद।